चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बेसिक आइडिया लिया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिखता है और क्या क्या पार्ट्स होते हैं। मतलब एक बेसिक। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को स्टार्ट करेंगे। हमने डिग्लूटिशन के बारे में भी पढ़ लिया था। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो है ओरल कैविटी। अभी क्या है कि मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा दी हुई हैं, तो मैं जो बोल रहा हूँ बस उतना ही याद रखना है उसमें से, क्योंकि एनसीईआरटी में कम दिया है और मॉड्यूल में थोड़ा नीट के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा दिया है। तो जितना मैं बोल रहा हूँ वो आपको याद रखना है। पहली चीज तो है टंग के बारे में। अब जो टंग है ना, वो एक मस्कुलर ऑर्गन है और उसमें कौन सी मसल्स होती हैं, स्ट्राइटेड या स्मूथ? स्मूथ। पगला गए हो? जीभ आप अपनी मर्जी से हिला सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन था जो आपने गलत कर दिया। मैच द कॉलम में आएगा इनमें से किसमें स्ट्राइटेड है किसमें नहीं है। और एलिमेंट्री कैनाल की सभी मसल्स ऊपर के फेरिंग्स तक के हिस्से तक की वॉलंटरी होती हैं, इसके बाद इनवॉलंटरी हो जाती है। बताया था ना मैंने। इसी तरह से एलिमेंट्री कैनाल जहां खत्म होती है यानी एनल स्फिंक्टर, उसके आउटर फाइबर्स वॉलंटरी हैं और उससे अंदर की पूरी वॉल इनवॉलंटरी है। तो टंग में आपको बेसिकली कुछ खास याद नहीं रखना। टेस्ट रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर्स को हम क्या कहते हैं? टेस्ट रिसेप्टर्स। तो जितना मैं बता रहा हूं एनसीईआरटी में तो दिया ही नहीं हुआ है टंग के बारे में कुछ भी। और ये जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं ना, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ये टंग के ऊपर कुछ उभरे हुए पोर्शन होते हैं जिन्हें कहा जाता है पेपिला। तो दीज आर लोकेटेड ऑन पेपिला ऑफ टंग। ठीक है। अगली बात, ये पेपिला चार तरह के होते हैं। आपको दिख रहे होंगे आपकी शीट में, सर्कमवेलेट, फोलिएट, फिलीफॉर्म और फंजीफॉर्म। ये नहीं पूछना चाहिए बट फिर भी मैं बता देता हूं। जैसे एक तो इस एरिया में है, आपने देखा होगा, एक ऐसे बने हुए हैं यहाँ पर यूं, फिर एक जहां पे इस तरह से हमारा लास्ट पीछे वाला पार्ट है ना टंग का, वो आगे वाले पार्ट से जुड़ा होता है, वहां पर भी कुछ दिखाई देंगे। और बाकी जो है पूरे इस एरिया में यहाँ, तो इनके नाम आपको मॉड्यूल में दिख जाएंगे, सर्कमवेलेट, फोलेट, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म। इसमें खास बात यह है कि मॉड्यूल में बने हुए हैं ना, ये वही बता रहा हूँ। हमने मतलब इसलिए चाहिए कि ज्यादा नहीं पढ़ा दूं मैं, मॉड्यूल से कम ही पढ़ाना। तो बस इनके नाम जो है ना, वो चाहो तो आप याद रख सकते हो। फंजीफॉर्म पेपिला क्वेश्चन आ जाएगा, ये कहाँ मिलती है, तो पता होना चाहिए कि टंग में ये सब चीजें होती हैं। फिर अंदर वाली ये सारी जो है, ये फिलीफॉर्म है। पीछे की तरफ वाली जो बड़ी बड़ी है, ये सर्कमवेलेट कहलाती है, लार्जेस्ट इन साइज। और फोलिएट हमारे अंदर नहीं होती, हालांकि यह टंग में बनाई है, या वर्किंग नहीं होती है, मतलब इनमें टेस्ट बड्स नहीं होते। टेस्ट बड्स ना सिर्फ इनमें होता है, फंजीफॉर्म वालों में और थोड़ा इसमें। बाकी कोई कुछ पूछता नहीं है इसमें से, देखा तो नहीं पिछले 7-10 सालों से क्वेश्चन। तो बस जो याद रखने की बात इतनी है, फिलीफॉर्म सबसे ज्यादा है लेकिन इन पे टेस्ट बड्स नहीं होती। ये एक पॉइंट है बस, और तो कुछ नहीं है। हो गया बस, टंग में और कुछ नहीं याद। ये मैक्सिमम इन नंबर होती है। और ये वाली लार्जेस्ट होती है जो पीछे। टंग की जो मसल्स होती हैं वो कौन सी बोन से सपोर्टेड होती हैं? हाय हाय, बस सिंपल क्वेश्चन है और कुछ नहीं आएगा इसमें। और टंग के दो फंक्शंस होते हैं, बता दो जल्दी से क्या क्या। पहला, टू हेल्प इन मास्टिकेशन, यानी खाने को चबाने के बाद उसमें सलाइवा मिक्स करना। और दूसरा,
टेस्ट रिसेप्टर्स या गस्टेटरी रिसेप्टर्स की तरह काम करना। तो ये 2 फंक्शन हो गए इसके, खत्म। अब हम बात करेंगे ओरल कैविटी में पाए जाने वाले दांतों के बारे में। देखो, इस ऑफलाइन क्लास में मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा प्रयास ये है कि मैं नीट में आने वाला हर क्वेश्चन कवर करा लूँ, और बाकी चीजें हम इंटरेस्टिंग तो है लेकिन हम उन्हें छोड़ दें। वो इसलिए कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मेरे ऑनलाइन वीडियो देख लेना, उसमें मैंने कई बातें बताई होंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग अच्छी लगती हैं। पर वो तब की बातें जब आप 11th-12th में थे, तो टाइम भी था। आज क्या है कि आज टाइम नहीं है इतना। वो अच्छी बातें, इंटरेस्टिंग बातें, उनसे आपको लगा वाह सर को कितनी नॉलेज है, इतनी तो किसी को भी नहीं है, तो वो मुझे नहीं दिखाना है यहाँ। कि अब मैं उस स्टेज से निकल चुका हूँ जहाँ मुझे अपनी नॉलेज प्रूव करनी है। अभी मुझे सिर्फ आपका टाइम बचाना है, और एक बहुत ही मतलब कोई बहुत अच्छा एग्जाम नहीं है, इसकी क्वालिटी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है नीट वाले एग्जाम की, पर क्या करें, हमारी किस्मत इसी से लिखी हुई है आप सबकी। तो यही करना है अपने को। अभी तो इस एग्जाम में जो आने वाला है, हम उन्हीं चीजों पे फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। टंग में से बस इतना ही आता है। चलिए, और अब हम बात करते हैं टीथ की। तो भाई, ह्यूमन के अंदर जो दांत होते हैं ना, एक तो वो 4 तरह के होते हैं, सुना होगा आपने। तो 4 तरह के होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, हिटेरोडोंट, है ना। क्योंकि ये 4 टाइप्स के हैं, सब एक जैसे नहीं है। लोअर एनिमल्स में तो सारे दांत एक ही शेप ही दिखते हैं, हमारे अंदर 4 तरह के दिखते हैं, बताऊंगा। अब दूसरी बात क्या है कि ये है ना, जो सॉकेट होते हैं, बोनी सॉकेट्स, नीचे मैंडिबल, ऊपर मैंडिबल, नीचे मैंडिबल में और ऊपर मैक्सिला में, जिन सॉकेटों को क्या कहा जाता है, एल्वियोलाई। जो भी मैं बोल रहा हूँ यही क्वेश्चंस है। तो इन सॉकेटों के अंदर धसे हुए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्हें क्या क्या कहा जाता है, ट्रिकोडोंट, क्योंकि एम्बेडेड इन सॉकेट। तीसरी चीज, ये आते हैं 2 बार, सारे नहीं आते, पर इनमें से कई ऐसे हैं जो 2 बार आ रहे हैं। अपीयर ट्वाइस। कितने, 20 out of 32। ये डाइफायोडोंट होते हैं, क्योंकि ये 2 बार आते हैं। 2 बार इसलिए आते हैं क्योंकि पहली बार जब आते हैं ना, तो उस समय ह्यूमन ओरल कैविटी में ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो वो खा जाता है इनके एल्वेलाई के निचले हिस्सों में, जहाँ पर ये दांत है उसके, तो ये टूट जाते हैं और फिर दोबारा आते हैं। पर क्या होता है कि बच्चा छोटा होता है तो उसका जॉ भी छोटा होता है, तो उस वक्त उसका सर्कमफेरेंस ये इतना ही होता है कि उसमें 30 टीथ ही आते हैं। और सेकेंड टाइम जब दोबारा ही आते हैं, तो उस वक्त फिर जॉ भी बड़ा हो चुका होता है। तो इस बार ना कुछ दांत भाई बताएंगे कौन से वो पहली बार अपीयर होते हैं, और बाकी जो टूटे थे वो तो दोबारा आते ही हैं। और बोलो, हिट्रोडोन, थ्रिकोडोन, डायफायोडोंट और, हाँ, 3 ही है, इसलिए पूछ रहा हूँ कोई और है क्या ह्यूमन में। नहीं है। क्या हो गया, तुम बताने क्यों लग रहे हो मेरे को, मैं तो पूछ रहा हूँ और भी कुछ है क्या, नहीं। अच्छा, लेकिन एक जो दांत होते हैं ना, ये एक्टो प्लस मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं। दांत देखो कैसा होता है, अगर हम देखें, तो मैं आपको बता रहा। अच्छा, दांत 2 तरह के होते हैं, एक जड़ वाले या दो रूट वाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चीजों को सिंपल रखने के लिए एक रूट वाला बनाऊंगा। आपके मॉड्यूल में 2 रूट वाला बना हुआ है। तो अगली स्लाइड पे देखते हैं, बनाते हैं। सपोज ये यहाँ पे बोनी सॉकेट है, जिसको मैंने कहा एल्वियोलाई। अब ये एल्वियोलाई कहलाते हैं सॉकेट्स, ठीक है। इधर नीचे फिर इसमें जो बोन में जो ब्लड सप्लाई आएगी
उसके अलावा भी कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जो इन तक लेके आएंगी अपनी नर्व्स वगैरह को। तो मैं बता रहा था कि दांत के दो पार्ट होते हैं, एक एक्टोडर्मल और एक मेसोडर्मल। एक्चुअल जो दांत है वो मेसोडर्मल इन ऑरिजिन ही होता है। और सपोज ये हमारा एक्चुअल टूथ है, तो अब इस टूथ के अंदर दो चीजें हैं। एक तो आप इसका ये वाला पोर्शन देखिए, ये डेंटाइन कहलाता है और ये मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। और यहाँ नीचे छेद है इसमें, इसे क्या बोलते हैं? एपिकल फोरामेन। तो ये डेंटाइन जो है ना, अब दांत को आप देखो, दांत के तीन हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है, ये जो अंदर दबा हुआ है, किसके अंदर? एल्वियोलाई के अंदर। ये एल्वियोलाई है, याद रखना। इसको कहा जाता है रूट, ठीक है। एक हिस्सा ऐसा होता है जो मसूड़ों से कवर्ड होता है, गम्स से, इसको कहा जाता है नेक। और फिर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कहलाता है क्राउन। तो ये सब डेंटाइन का बना हुआ है। और डेंटाइन जो है इसको बनाते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। तो डेंटाइन इज सिक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। पर जो क्राउन वाला हिस्सा है, इस क्राउन वाले हिस्से के ऊपर एमिलोब्लास्ट सेल्स, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक चीजों के मिक्सचर के बने हुए एक हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ एनिमल किंगडम, जिसे कहा जाता है एनामेल, उसको सिक्रीट करते हैं। तो ये एनामेल है और ज्यादा और मोटा होता है। मैंने बनाया ना, इसे डबल मोटा होगा कम से कम। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये, सिक्रेटेड बाय एमिलोब्लास्ट सेल्स। और ये एनामिल जो है ना, ये एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है, जबकि डेंटाइन कैसा है? ये मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है। और ये जो कैविटी आपको यहाँ दिख रही है ना अंदर, इसे कहते हैं पल्प कैविटी। इसी कैविटी में अब इधर से आर्टरी आ रही है और वेन वापस जा रही है। और क्या आ रही है? यहाँ से सेंसरी नर्व बाहर आ रही है। मोटर की तो जरूरत ही नहीं अंदर जाने की, तो सारे नर्व फाइबर कैसे हैं? सेंसरी। तो कभी क्या होता है कि जैसे ये सेंसरी नर्व है यहाँ पर, ये जा रही है बाहर और आर्टरी आ रही है, वेन जा रही है। ऐसा डायग्राम आपके ये सब एपिकल फोरामेन से आते जाते। ये इधर आर्टरी गई अंदर और ये उस तरफ से छोटी सी वेन वापस बाहर आ रही है। ये सब इसमें पाया जाता है। तो ये है ना, कभी कभी इनेमिल घिस जाता है, तो इधर नर्व एंडिंग्स दिख रही है आपको, ये नर्व एंडिंग्स ये एक्सपोज हो जाती है। डेंटाइन भी घिसने लगता है तो कई लोगों को गर्म लग रहा, पानी ठंडा लग रहा है, या कभी कभी हमको बहुत सेंसिटिविटी हो जाती है ना, तो वो इसी वजह से होती है। एनामिल कमजोर है या नर्व एंडिंग्स बाहर, डेंटाइन क्रॉस करके बाहर तो आ रही है। तो ये हो गया। अभी ये तो एक टूथ का स्ट्रक्चर हो गया और ये इसके पार्ट्स हो गए बस। और तो टाइप ऑफ टीथ बता देता हूँ और डेंटल फॉर्मूला। ये ये एक प्रोटोटाइप है, मतलब ये हमारे दांतों में से एक भी नहीं है ना, क्योंकि हमारे जो दांत हैं उसमें कैनाइन के जनरली एक रूट होती है ना, और बाकी सबके तो दो ही रूट होती है जनरली। तो ये ऐसे प्रोटोटाइप बना है। मैंने कहा था ना, दो रूट वाला बना हुआ है तुम्हारे इसमें, देख लो। अब ये क्या होता है, इसको फिर हम क्या करते हैं पता है? ज्यादा सेंसिटिविटी लग रही है इसमें, पल्प में कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है अंदर।
अब इस पल्प में इन्फेक्शन हो जाता है तो हम ड्रिल करके, और ये ना इस नर्व को भी सिवियर कर देते हैं, मतलब डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और इन्फेक्शन को भी हम हटा देते हैं, सारा इन्फेक्टेड मटेरियल को यहाँ से। ये रूट कैनाल कहलाती है ये हिस्सा, दिख रहा है आपको जहाँ से जा रही है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं ना, बुढ़े लोगों में होता है। आजकल के खान पान इतने खराब है कि लड़कों में भी हो रहा, बच्चों में भी हो रहा है ना। तो आरसीटी सुना होगा आप लोगों ने। तो ये ऐसी ना दो कैनाल्स होती है, मैंने एक ही रूट बनाई है, ऐसी दो रूट्स होती है। एपिकल फोरामेन, हाँ वही है। एल्वियोलाई वर्ड कई जगह आएगा, लंग्स में ही नहीं, यहाँ ही नहीं, ब्रेस्ट के स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट में भी आया। एल्वियोलाई मतलब सैक है ना, कोई भी चीज सॉकेट या सैक। ये सॉकेट है जिसमें दांत गड़ा हुआ है, accommodating the root of the tooth। तो अब हम डेंटल फार्मूला देख लेते हैं। हो गया? देखो, हमारा ह्यूमन के अंदर तो बड़ा सिमेट्रिकल मामला है। आपको पता ही है कि ऊपर का और नीचे का जॉ दोनों में बराबर दांत होते हैं। एम्फीबिया वगैरह में नहीं होता ऐसा, पर अभी तो हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। और ऊपर के भी दो हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट, नीचे के भी दो हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट। तो ये मान लीजिए राइट अपर, लेफ्ट अपर, और राइट लोअर और लेफ्ट लोअर। तो एक क्वाड्रेंट में देख लेते हैं कैसा होता है, और बाकियों में सेम ही है। बस सीक्वेंस इसमें यो जा रहा है, इसमें यो जा रहा है, नीचे भी यो जा रहा है। तो पहले दो दांत आप अपने मॉड्यूल में देखेंगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा फोटो, ये कहलाते हैं इंसाइजर्स। हेट्रोडोंट है ना, तो पहले दो दांत इंसाइजर्स हैं, और इंसाइजर्स का काम होता है कुतरना या काटना। तो पहला और दूसरा ये है इंसाइजर्स। इसके बाद तीसरा एक लंबा सा होता है जिसे कहा जाता है कैनाइन। कैनाइन जो है सिर्फ मांसाहारी प्राणियों में होता है। हम लोग भी मांसाहारी थे तो हमारे अंदर भी है, लेकिन हमारे अंदर अब छोटा हो गया है, क्योंकि इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है टीयरिंग ऑफ फ्लैश। तो ये शिकारी जानवरों में अभी भी लंबे हैं, और हम लोग क्योंकि कुक्ड फूड खाने लगे हैं या कुक्ड मीट, तो टीयरिंग की इतनी जरूरत नहीं है फ्लैश को, तो इसलिए ये छोटे हो गए हैं। और जो बेसिकली हर्बीवोरस है, जैसे कि खरगोश हो गया, तो उसके अंदर तो कैनाइन होता ही नहीं है, वहां पे खाली जगह होती है। वो खाली जगह कहलाती है डायस्टिमा। जो मैं बोल रहा हूँ यही सब क्वेश्चंस आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। डायस्टिमा कहते हैं। तो डायस्टिमा किस चीज का फीचर है? हर्बीवोरस एनिमल्स का। ऐसे तो हमारा भी दांत टूट जाए, खाली जगह रह जाए, तो डायस्टिमा ही कहलाती है, पर बेसिकली नेचुरल डायस्टिमा हर्बीवोरस में होता है। तो हाथी में होगा क्या? क्यों नहीं होगा? हाथी हर्बीवोरस है, हाथी में भी होता है। और हाथी के जो लंबे लंबे, एक और क्वेश्चन जो आ सकता है, हाथी के जो लंबे लंबे दांत है वो कैनाइन नहीं है, क्या है वो? यही है क्वेश्चन, नहीं पता है तो लिख लेना, फिर ये मत कहना एनसीईआरटी में नहीं दिया, मॉड्यूल में नहीं दिया। वो है मॉडिफाइड इंसाइजर्स। तो वो इंसाइजर्स का मॉडिफिकेशन है टस्क, जिसे हम कहते हैं ना हाथी दांत। और हाथी में भी कैनाइन होगा, सभी हर्बीवोरस बोल रहा हूं तो क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन आएगा इनमें से किसमें कैनाइन नहीं होगा? एलिफेंट और जिराफ और फिर रैबिट और फिर फॉक्स, किसमें, सॉरी किसमें कैनाइन होंगे? तो आप समझ जाना, कार्निवोरस हर्बीवोरस ऐसे। और फिर एलिमेंट्री कैनाल के बारे में भी आपको बता दूं, कार्निवोरस हर्बीवोरस में क्या है कि हर्बीवोरस की एलिमेंट्री कैनाल कार्निवोरस से ज्यादा लंबी होती है, क्योंकि डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज ज्यादा वक्त लगाता है एज कंपेयर टू डाइजेशन ऑफ एनिमल प्रोटीन्स। लगभग सारी बातें जो हम बोल रहे हैं, अपन लोग यहाँ सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये सारी बातें क्वेश्चंस है नीट के। मतलब हर क्वेश्चन जो आया हुआ है या आ सकता है हमने कवर कर लिया। तो ये अगर आपके दिमाग में घुस गई तो आप नहीं भूलोगे, पर हर बात को लिखने की भी जरूरत नहीं, जो बातें आपको समझ में आ गई एक बार में। भूल जाते हैं तो लिखो फिर।
कि इनमें से जो इसलिए कह रहा हूँ कि मॉड्यूल पढ़ के आओ, जो बातें इनमें से मॉड्यूल में लिखी है वो नहीं लिखनी पड़ेंगी आपको, और जो नहीं लिखी है वो आपको पता है, अरे ये तो नहीं लिखा मॉड्यूल में, आज ही तो पढ़ा था, तो ये लिख लो यहाँ तो आप। यही तरीका है स्मार्टेस्ट स्टडी करने का और फास्टेस्ट, वरना तो बैठे रहो आप नोट्स बनाते रहो। हाँ कहीं भी लिख लो, वो आपकी मर्जी है, क्या बोल दो। और एक तरीका और भी है, अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, कुछ छूट जाए, तो अब तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाती है ना आप लोगों को, देख लो उसमें क्या क्या चीज रहेगी। अगर कुछ लग जाए कि यार मैं 10 मिनट के लिए मेरा ध्यान भटक गया था, तो वो टाइम नोट कर लो आप अपना कितना था, और उस टाइम का, उसी टाइम का रिकॉर्डिंग देख लो, पूरा थोड़ी देखोगे। हाँ कोई काम नहीं है डायस्टेमा का। इधर क्या रहता है कि जैसे हाथी वगैरह बड़े जानवर है ना, तो डायस्टेमा में फूड को फंसा लेते हैं, क्योंकि बाद में उसको खाएंगे काटते टाइम, तो एक स्पेस है एम्प्टी होगी। अच्छा तो इन दो इंसाइजर हो गए, एक कैनाइन हो गया, इसके बाद आते हैं दो प्री मोलर, दो प्री मोलर्स, और उसके बाद तीन मोलर्स। इनकी फोटो आप देख सकते हैं, प्री मोलर वगैरह में ऊपर की तरफ इस तरह के वो होते हैं ना, क्या कहलाते हैं वो, कस्प्स। कस्प वर्ड आपको हार्ट में भी पता चलेगा आता है, वो भी कस्प है, ये भी कस्प है, याद रखना। एंड दिस कस्प आर फॉर चूइंग, ग्राइंडिंग एंड चूइंग। तो प्रीमोलर और मोलर का लगभग फंक्शन सेम ही है, ग्राइंडिंग एंड चूइंग। पावर ग्राइंडिंग मोलर्स करते हैं, और थोड़ी हल्की ग्राइंडिंग प्रीमोलर्स, क्योंकि मोलर थोड़ा और जॉ मसल के पास है ना, तो और जोर से कर सकते हैं। तो दो प्रीमोलर हो गए, और उसके बाद फिर तीन मोलर, मोलर वन, मोलर टू, और मोलर थ्री जो है ना, ये 25 ईयर्स के आसपास आता है। इससे पहले तो 23 ईयर्स से पहले तो नहीं ही आता है, 23 ईयर्स तक तो दो ही मोलर होते हैं। तो तीसरा मोलर 24-25 ईयर्स के आसपास आता है, इसको हम विजडम टूथ बोलते हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि लगभग इस वक्त हमें अकल आ गई होती है। अभी तो आप बेवकूफ बन रहे हैं, है ना, लेकिन आपको अभी 16-17-18 साल के बच्चे सब बेवकूफ बना बना के चल रहा है ऐसे ही धंधा। लेकिन जब आप 20-22-23 साल के जाएंगे, अपन कितने बेवकूफ थे यार, आपने वो क्या मतलब, वो सर ऐसा बोल रहे थे, वो सर रो रहे और हम भी रो रहे हैं उनके साथ, बाद में कहोगे नौटंकी कर रहे थे, तो हर साल ही रोते हैं पता चला, है ना। तो ये सब अकल आ जाती है आपको। और ये 22-23 साल के तो विजडम टूथ, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ये जो विजडम टूथ है ना, ये, इसका कोई यूज नहीं है हमारे अंदर। याद रखें, ये जो थर्ड मोलर है ये वेस्टिजियल है। क्यों वेस्टिजियल है, क्योंकि हमारे पूर्वजों में एक काम का था, क्योंकि हम लोग अनकुक्ड फूड खाते थे, तो उसको ज्यादा चबाना पड़ता था, तो उस वक्त ये वेस्टिजियल नहीं था, पर अब ये वेस्टिजियल हो गया है। तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और तीन मोलर, तो देखें अगर हम क्या फॉर्मूला बना यहाँ, दो इंसाइजर, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर और तीन मोलर, और सेम वैसा ही नीचे है, 2 1 2 3, और वैसा ही लेफ्ट में और वैसा ही राइट में। तो एक साइड का लिखते हैं 1/2 का, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। अभी जब ये छोटा बच्चा था ना, जब इसके मिल्क वाले टीथ आए थे, वो टाइम पे ना प्रीमोलर एब्सेंट थे, और क्या एब्सेंट था बताओ, मोलर थ्री। तो अगर हम एक चाइल्ड को देखें, तो उसके अंदर ना दो इंसाइजर तो है, एक कैनाइन भी है, लेकिन प्रीमोलर एक भी नहीं है, और मोलर सिर्फ दो हैं। तो उसमें फॉर्मूला होता है 2 1 0 2। और ये कोचिंग वाले छात्र, जो हम 18-17 से 22 साल की उम्र के बीच होते हैं जनरली, इनके अंदर प्री मोलर तो आ गए हैं, लेकिन थर्ड मोलर अभी नहीं आया है। तो इनके अंदर फॉर्मूला क्या होगा, 2 1, बोलो, ठीक है। तो छोटे बच्चे में, चाइल्ड मतलब लेस देन 17 ईयर्स ऑफ एज, इसके अंदर कितने दांत हैं, 20। और 20 के 20 कैसे हैं, डाई फायोडोंट, या डाई फायोडोंट, यही तो गलती कर रहा है। देखो डाई फायोडेंट वो है जो दो बार आएंगे, ये जो 2 1 0 2 है ना, ये फिर आएगा। तो याद रखना, बच्चे के अंदर जो दांत है वो कैसे हैं, डाई फायोडोंट,
2102 डाइथायोडोंट है। और इसके अलावा कौन से मोनोथायोडोंट है? तो मोनोथायोडोंट में आएंगे 2 प्रीमोलर और 1 मोलर। कौन सा वाला? 3rd मोलर। तो कितने हो गए? एक क्वार्टर में 3 है, तो 4 क्वार्टर्स में 12 हो गए। तो 12 मोनोथायोडोंट और 20 डाइथायोडोंट। ये दोबारा आएंगे, इसमें कोई शक, कोई डाउट? ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी आप जल्दबाजी में गलती करते हुए, कुछ लोग इसको मोनो बोल रहे थे। हाँ, तो ये यही है, बस ये नहीं करना है। नहीं, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसमें कुछ ऑर्गेनिक भी चीजें होती हैं, बट वो मतलब उसमें कंपोजिशन दिया होगा एलिमेंट का, कैल्शियम वेल्शियम होता है ना, बोन है ना कार्टिलेज है। कनेक्टिव टिश्यू थोड़ी है, बस एक सब्सटेंस है जो सिक्रीट हो रहा है। सेल थोड़ी है उसमें जो उसको बोल रहे हैं। तो ये हमने टूथ के बारे में बात करी, और कितने एक बार आते हैं, कितने 2 बार आते हैं। हो गया, बस काफी है इतना। अब हम बात करेंगे सेलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। तीन जोड़ी, 3 pairs of salivary glands are present in humans. Although last year scientists managed to discover a 4th salivary gland, but it has not been recognized yet properly, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक स्टेट में है। तो उसको छोड़ दो, 3 ही होते हैं, है ना, 4 मत लगाना। 3 इधर, 3 इधर, मतलब 3 है और जोड़े में है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। कौन कौन से और कैसे कैसे, वो मैं बता देता हूँ। ये हो गया। तो सेलिवरी ग्लैंड का जो सलाइवा है, तीन तरह के हैं। इनकी टेबल दी है क्या तुम्हारे मॉड्यूल में? दी है? नहीं दी है तो हाँ, अच्छा दी है। ओके, हाँ, एक मिनट देख लो, कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा। ठीक है, सारे पॉइंट दिए हुए हैं। फिर भी पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे छोटा? इनके डक्ट्स के नाम दिए हुए, पूछे तो नहीं जाते हैं, पर आप स्टेंसल्स डक्ट, वाटन्स डक्ट और, है ना, रिविनस डक्ट, तो वो आप टेबल में दिए हुए हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हाँ पूछा जाए तो याद करके जाना उनको, है ना। दूसरी बात क्या है कि, है ना, सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन से की होती है? मैक्सिमम वॉल्यूम जो सलाइवा जो सिक्रेट होता है, मतलब रफली यहाँ पे मान के चलो 70%, वो इससे है। सब लिंगुअल से कितनी है? 5% वॉल्यूम, और पैरोटिड से 25%। लेकिन एंजाइम सबसे, एंजाइम इसमें होता है सलिवरी एमाइलेज। तो सबसे ज्यादा सिक्रेशन एंजाइम का किससे आ रहा है? वो पैरोटिड से आ रहा है। तो एंजाइम कंटेंट इसका मैक्सिमम है। एंजाइम कौन सा है? तो सलाइवा का कंपोजिशन भी देख लेते हैं। आप कहीं और लिख लेना, मैं यही लिख के दे रहा हूँ। सलाइवा में 99% से ज्यादा क्या है?
99.5% से भी ज्यादा, ये तो वाटर है। बाकी फिर और क्या है सलाइवा में? बहुत कम क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट्स और ये रहा क्वेश्चन, यूरिया भी होता है ना? बहुत थोड़ा होता है। ऐसे तो यूरिक एसिड भी होता है नेग्लिजिबल क्वांटिटी में, पर यूरिया याद रखना बहुत ही कम क्वांटिटी में, लेकिन होता है। एनसीईआरटी ने पूछा ना एक्सक्रीटरी सिस्टम में कि सलाइवा में कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, और बताया नहीं। पढ़ी थी एनसीईआरटी? तो यूरिया भी होता है, और इनके अलावा कौन सा एंजाइम? टाइलिन। अब टाइलिन जो है, इसको हम सेलिवरी एमाइलेज भी कहते हैं। और ये किसको डाइजेस्ट कर सकता है? कौन से स्टार्च को? ये नोट करो, कैन डाइजेस्ट। हाँ, यही था क्वेश्चन। एक आदमी ने कच्चा आलू खाया और एक आदमी ने उबला हुआ आलू, किसका वाला आलू डाइजेस्ट होगा? उबला वाला। तो कुक्ड स्टार्च को डाइजेस्ट करता है ये, लेकिन अनकुक्ड स्टार्च को सेलिवरी एमाइलेज डाइजेस्ट नहीं करता। तो अगर अनकुक्ड स्टार्च है तो उसका डाइजेशन बाद में शुरू होगा। अगर आपके फूड में, अब बता नीट में क्वेश्चन कैसे आते हैं, इतने इतने ट्रिकी आ सकते हैं, ये आपके सिलेबस में ही है कि एक आदमी ने उबला हुआ आलू खाया, दूसरे आदमी ने कोई और स्टार्च वाला फूड खाया, तो किस में कहाँ डाइजेशन स्टार्ट होगा? तो इसने उबला हुआ आलू खाया, उसमें तो ओरल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बाकी जिसने नहीं खाया है, अनकुक्ड स्टार्च लिया है, उसमें डाइजेशन स्टार्ट होगा ड्यूडेनम से, स्टमक में भी नहीं होगा। तो ये हम बाद में देखेंगे क्यों, क्योंकि पहली बार जो एमाइलेज है, कौन सा एमाइलेज? देखो, एक तो सेलिवरी एमाइलेज है, एमाइलेज मतलब स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, एक तो सलाइवा से निकला, ईसोफेजेस में तो कुछ होता नहीं है, गैस्ट्रिक एमाइलेज नाम की कोई चीज है नहीं। तो अब कौन आया? डुडेनम। तो डुडेनम में क्या खुलता है आके? पेनक्रियास। तो यानी पेनक्रियाटिक एमाइलेज एक्ट करेगा उस पर, और उसके बाद फिर बचा कुचा इंटेस्टाइनल एमाइलेज, क्योंकि डुडेनम के बाद फिर जेजुनम और इलियम इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करती है ना। तो एमाइलेज तीन तरीके का है। एमाइलेज मतलब जो शुगर को डाइजेस्ट करवा रहा है, मतलब पॉलीमर्स को, स्टार्च को। तो ये हो गया सेलिवरी ग्लैंड्स। डक्ट्स के नाम याद रख लेना। और इसका ना सब मैंडिबुलर के डक्ट जो है, वो सब लिंगुअल से होके गुजरता है, ऐसा आपको फोटो में दिखाई देगा। शायद नहीं दिख रहा है तो अच्छी बात है, कोई पूछेगा जरूर। और क्या आएगा इसमें से? और इसमें से कोई ऐसी क्वेश्चन नहीं आने का। सलाइवा का कंपोजिशन बता ही दिया मैंने। लाइसोजाइम होता है, ये भी नोट कर लेना, एंटीबैक्टीरियल, और इम्यूनोग्लोबुलिन ए भी होती है, ये बात भी सही है। ठीक है। तो सिक्रीटरी एंटीबॉडी है ना सलाइवा में, आईजीए भी होता है, और जानवर अपने वुंड्स को लिक करते रहते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस भी होते हैं। तो लाइसोजाइम सुना ही होगा आपने। क्या होता है ये? बैक्टीरियासाइडल या बैक्टीरियोस्टैटिक? बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक वो होते हैं जो बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने से रोके, और बैक्टीरियासाइडल वो जो बैक्टीरिया को मार डाले, उसकी सेल वॉल डैमेज कर दे। क्या होता है? साइडल होता है। नहीं पूछना चाहिए, पर मुझे नहीं पता, शायद बॉटनी में या वहाँ की पूछ लेता। केमिस्ट्री में है, पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं। तो ठीक, यही बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल, बहुत सी चीजें हैं ऐसी। चलिए, तो अब ये हो गया, अब इसमें कुछ और नहीं है। सेलिवरी ग्लैंड्स इतने ही थे। अब हम बात करेंगे ईसोफेगस की और फिर स्टमक की। तो इन सब के बारे में पढ़ने से पहले हम एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे। हिस्टोलॉजी मतलब एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है,
उसमें कौन कौन से लेयर्स होते हैं और किस तरह से अरेंज होते हैं। आगे बढ़े। तो देखो, दरअसल आपको तो पता है कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ट्यूब विद इन ए ट्यूब है। आउटर ट्यूब क्या है? बॉडी वॉल है ना। ट्यूब के अंदर ये ट्यूब, दोनों ट्यूब के बीच में क्या है? ट्यूब विद इन ए ट्यूब प्लान का क्या फायदा है? अंदर वाली ट्यूब में, बाहर वाली ट्यूब में, अंदर वाली ट्यूब फ्रीली घूम सकती है, पेरिस्टालसिस हो सकेगी और फूड को एक तरफ से लेके दूसरी तरफ से निकाला जा सकता है। नहीं तो फिर ब्लाइंड सेक्ट प्लान हो जाएगा, इधर से ही निकालना पड़ेगा बाहर। तो इसलिए है ना। तो अभी जो अंदर वाली ट्यूब है, इसका शुरुआती पोर्शन और इसका आखिरी वाला पोर्शन ये एक्टोडर्मली लाइंड होता है। बाकी अंदर वाली पूरी लाइनिंग कैसी होती है? एंडोडर्मल। सुना है कि नहीं कभी? चलो ये मैं आपको एनिमल किंगडम में जब हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे तब बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ इतना कि ये जो ट्यूब है, अंदर वाली ट्यूब जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, कहीं इसका इंटरनल डायमीटर ज्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, कहीं फैल जाती है, बैग जैसी बन जाती है तो ट्यूब ही ना। तो इस ट्यूब के 4 लेयर्स हैं और चारों लेयरों को हम देख लेते हैं। कहीं कोई लेयर मोटा है, कहीं कोई लेयर मोटा है, बस यही फर्क है। तो क्या है वो लेयर्स, वो हम देख रहे हैं। तो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सबसे बाहर जो लेयर है वो है सिरोसा। सिरोसा दरअसल विसरल पेरिटोनियम के लेयर को कहा जाता है। सेकेंड लेयर जो इसके बाद आता है वो है मसल लेयर। मसल लेयर में 2 लेयर्स होते हैं मसल के। हालांकि स्टमक में 3 होते हैं, पर मैं इन जनरल बता रहा हूँ। जनरली 2 होते हैं। बाहर वाला जो होता है वो है लॉन्जिट्यूडनल और अंदर वाला जो है वो है सर्कुलर। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो लेयर है वो है सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा में, अच्छा ये मसल्स कैसी है, वॉलंटरी या इनवॉलंटरी? इनवॉलंटरी, अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सब म्यूकोजा में मेनली ना एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होती है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स, और कुछ ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स कुछ जगहों पे होते हैं, जैसे डुडेनम में है, हाँ ब्रेनर्स ग्लैंड है ना। तो कुछ जगहों पे है, हर जगह पर नहीं है। और चौथी जो लेयर है वो है म्यूकोजा। म्यूकोजा में भी एक्चुअली 3 सब लेयर्स हैं। सबसे बाहर मस्क्यूलरिस म्यूकोजा, जिसमें बारीक मसल फाइबर्स होते हैं। और ये मसल फाइबर भी 2 लेयर्स में है, आउटर लॉन्जिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। अभी बना लेंगे इसको। फिर बीच में जो लेयर है लेमिना प्रोप्रिया। यहां पर कुछ लिम्फॉइड टिश्यू भी पाई जाती हैं, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, मॉल्ड।
जो हमारी बॉडी के टोटल लिम्फोइड टिश्यू का 50% होती है, वो यहाँ पे मिलती है हमें। अभी लिम्फोइड टिश्यू क्या होती है ये हम सर्कुलेटरी सिस्टम में समझेंगे, जब हम समझेंगे इसका नाम लिम्फोइड क्यों है, लिम्फ वेसल्स वगैरह से ना, से पढ़ा ये नाम। और सबसे अंदर ना एपिथेलियम होती है, म्यूकोजल एपिथेलियम, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, क्यूबॉइडल या कॉलमनर आपने सुना था, पता था मेरा, तो ये एपिथेलियम है, सिंगल म्यूकोजल एपिथेलियम। हमेशा सिंगल लेयर हो ऐसा जरूरी भी नहीं है, कुछ जगहों पे ये स्ट्रेटिफाइड भी हो सकती है, पर हाँ म्यूकोजल एपिथेलियम सिंपल है या स्ट्रेटिफाइड उस पर हम नहीं जा रहे। ये जो म्यूकोजल एपिथेलियम दिख रही है ना आपको, ये एंडोडर्मल ऑरिजिन है, ये लास्ट में जो लिखी है। इसके अलावा बाकी सब मेसोडर्मल है। बात समझ में आई नहीं आई? तो एलिमेंट्री कैनाल की जो इनर लाइनिंग है, एपिथेलियल लाइनिंग, वो एंडोडर्मल है, और इसी लाइनिंग पर डाइजेशन होता है और बाद में इसी के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये तो 4 लेयर्स का सीक्वेंस हो गया। अब एक डायग्राम में इसको बना के देख लेते हैं। बना लूं? हर जगह यही 4 लेयर होंगी, फिर चाहे वो स्टमक हो, इसोफेगस हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो या लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन कहाँ क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे। तो इनके मैं नंबरिंग करे दे रहा हूँ। नंबरिंग ऐसे देखो, 1 तो आपने देख ही लिया, ये क्या है, ये है 2A, और ये क्या है 2B, ठीक है। फिर ये क्या है, ये है 3, तो 3 ही है, और ये जो है ना, ये है 4A, 4B, और ये नीचे वाला 4C। ये समझ में आ गया? तो अब हम एक डायग्राम में देखते हैं ये लेयर्स किस तरह से होती है। तो इसके लिए हम एलिमेंट्री कैनाल को ऐसे कट सेक्शन में देखेंगे, ट्रांसफर सेक्शन। मतलब पाइप है ना एलिमेंट्री कैनाल का, उसको ऐसे करके यूं काट दिया, तो उसमें हम क्या देखते हैं, ये देखते हैं सबसे बाहर ये विसरल पेरिटोनियम की लेयर है, जिसका नाम हमने रखा था सिरोसा। इसके बाद अब देखो ऐसे है है ना, आदमी यूं लेटा हुआ है, ये पाइप यो है। तो लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के लेयर, तो लॉन्जिट्यूडनल मसल्स के लेयर तो मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा। मसल लॉन्जिट्यूडनल तो गोल गोल, और सर मतलब इस तरह से ही, देखिए ये लॉन्जिट्यूडनल मसल्स है, और ये इनके अंदर ये सर्कुलर वाली है। तो ये लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती है ना, ये किस लिए होती है बताओ? ये होती है पेरिस्टालसिस कराने के लिए। फिर बाद में एक बार और भी बनाऊंगा अंदर, है ना। तो ये स्टमक में एक एक्स्ट्रा लेयर है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। इन जनरल एलिमेंट्री कैनाल में 2 लेयर है। ये जो ये वाला है, ये है लॉन्जिट्यूडनल मसल का लेयर, और ये वाला है सर्कुलर मसल्स का लेयर। तो हम जो नाम रख रहे थे, तो ये 1 था, ये 2A है, और ये हो गया 2B। यहां तक समझ में आया? तो ये 2 मसल लेयर्स हैं, लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलर। लेकिन ये मसल्स पेरिस्टालसिस तो कराएंगी, पर मसल में कॉन्ट्रेक्शन तब होगा ना जब नर्व इंपल्स देगी। बोलो देगी या नहीं देगी? तो यहाँ पर, और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, तो यहाँ कैसी मसल्स होनी, कैसी नर्व होनी चाहिए, मतलब वो नर्व जो इनवॉलंटरी इंपल्सेस लेके आ रही हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी है ना। और आपने 2 तरह के सुने होंगे नर्व, पढ़ाया नहीं, पर ग्रे और व्हाइट, है ना। मतलब माइलिनेटेड और नॉन माइलिन, ये कौन सी है? यही है बस क्वेश्चन, इससे हार्ड क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा। ये सब नॉन माइलिनेटेड है। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में होती हैं, उन पर माइलिन शीथ नहीं होती। जबकि आपकी स्केलेटल मसल्स में जो जाती हैं नर्व्स, मोटर नर्व्स,
वो माइलिनेटेड होता है। खैर ये नर्वस में देखेंगे, ये इसका टॉपिक नहीं, पर यहाँ पे कंट्रोल पढ़ा रहा था। तो भाई ये जो पेरिस्टालसिस होनी है, अब क्या होगा, आपने देखा केंचुआ कैसे आगे बढ़ता है। तो ये पाइप है, तो दो तरह की मसल्स है, एक लॉन्जिट्यूडनल मसल्स जो लेंथ को कम करती हैं, और एक सर्कुलर मसल्स जो विड्थ को कम करती हैं। तो कभी ऐसे ऐसे, कभी ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे होएगा ना पेरिस्टालसिस, एक ही सेगमेंट में पहले कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और कभी वो फैल जाएगा। तो ये दोनों मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, और वो भी अल्टरनेट तरीके से, सेगमेंट बाय सेगमेंट। तो इसके लिए हमें नर्व चाहिए। तो नर्व का जो फ्लेक्सस होता है वो यहाँ होता है सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल मसल्स के बीच में, और इसे कहा जाता है ऑर्बिक फ्लेक्सस। तो यहाँ पर एक फ्लेक्सस है, मुझे नहीं पता एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं, पर आपको ये याद रखना है। इसे कहा जाता है ऑर्बिक फ्लेक्सस, एपी, ए फ्लेक्सस लिख दिया मैंने। इसी को माइंट्रिक फ्लेक्सस भी कहते हैं। और ऑर्बिक फ्लेक्सस क्या करवाता है बोलो, पेरिस्टालसिस। क्वेश्चन ये आएगा, ऑर्बिक फ्लेक्सस किसका पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, जो कैसा होता है, नॉन माइलिनेटेड। तो ये ऑर्बिक फ्लेक्सस कहाँ मिलता, कहाँ है, सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल मसल्स के बीच में। पिछली क्लास में हमने 10th का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, आज 12th वाला पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें कल नहीं बताई थी, है ना। तो अब इसके बाद देखो अगला लेयर कौन सा है, सब म्यूकोजा। तो सपोज ये यहाँ पे सब म्यूकोजा वाला लेयर है, इसमें कैसी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड वेसल्स हैं, और कुछ ग्लैंड्स वगैरह भी हैं यहाँ। तो ये जो लेयर मैं यहाँ बना रहा हूँ, इसको हम कहते हैं सब म्यूकोजा। तो सब म्यूकोजा की नंबरिंग कर दे तो नंबर 3 हो गई ये, ठीक है। अब इसके बाद आएगी म्यूकोजा। तो म्यूकोजा में सबसे पहली लेयर क्या लिखी थी अपन ने, 4A, यानी मस्कुलरिस म्यूकोजा, जिसमें फिर मसल फाइबर है, बारीक है, कम है, पर है। और उसी सीक्वेंस में आउटर में लॉन्जिट्यूडनल, ठीक है, और अंदर में सर्कुलर। अब बताओ, ये जो लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर लेयर्स हैं यहाँ पे मसल्स के, जिनको हम कहते हैं मस्कुलरिस म्यूकोजा, MM लिख दिया है मैंने इसके आगे, और नंबरिंग डाल दी है 4A। इसका क्या फंक्शन है, थोड़ी देर में बताएंगे क्या फंक्शन है। पहले ये थोड़ा ना पेरिस्टालसिस में हेल्प करेगी, ये तो बहुत बारीक मसल्स है। पेरिस्टालसिस तो बाहर वाली वो करेगी, मोटी मसल जो लॉन्गिट्यूडनल, पर सेम फाइबर अंदर भी है। जो अगला लेयर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ अंदर, बताएंगे ना उसको अभी, तो उसके कॉन्ट्रैक्शन से इंटेस्टाइन थोड़ी हिल जाएगी, इंटेस्टाइन नहीं हिलेगी वो, लेकिन वो फिर वो क्या करेगी अभी देखते हैं। पहले अगली लेयर लेमिना प्रोप्रिया, इसमें ग्लैंड्स है, ठीक है। इस लेयर में ग्लैंड्स है, वैसे तो कुछ ग्लैंड्स बाहर भी हैं, बाहर मतलब सब म्यूकोजा में भी, पर वो सब म्यूकोजल ग्लैंड्स है। म्यूकोजल ग्लैंड्स कहाँ पाए जाते हैं, लेमिना प्रोप्रिया में। तो लेमिना प्रोप्रिया LP, इसको हमने लिख दिया 4B। और सबसे अंदर एपिथीलियम की लेयर, जिसको हम कहते हैं म्यूकोजल एपिथीलियम, और उसमें ना बहुत सारे फोल्ड आए हुए हैं, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये है सबसे अंदर वाली लेयर 4C, यानी म्यूकोजल
एपिथेलियम, एमी लिख दिया है मैंने, म्यूकोजल एपिथेलियम, ये सबसे अंदर वाली लेयर होगी। दरअसल इसी म्यूकोजल एपिथेलियम का इन्वेजिनेशन जो लेमिना प्रोप्रिया में होता है वही तो म्यूकोजल ग्लैंड्स बनाता है। मतलब ये एपिथेलियम दिख रही है आपको, जनरली ये ज्यादा गहरी नहीं जाती है। यहाँ देखो, ये एपिथेलियम लेमिना प्रोप्रिया में बस इतनी सी गई अंदर और वापस आ गई, तो इन्हें कहा जाता है पिट। पिट यानी गड्ढा, ये पिट्स है। और लेकिन ना डुडेनम जैसे कुछ एरियाज में ये एपिथेलियम बहुत गहरी जाती है, इतनी भी नहीं जाती है मतलब, लेकिन हाँ ज्यादा, रिलेटिव ज्यादा गहरी जाती है। और इन्हें क्या कहा जाता है? क्रिप्ट्स। क्रिप्ट और पिट में फर्क है। पिट तो है गड्ढा, क्रिप्ट है वो एबिस जैसी दरार। क्रिप्ट समझते हो, समुद्र में होती है एबिस, जो नहीं सुना कभी? क्रिप्ट समझते हैं? क्रिप्ट, आपको क्या लगता है कि समुद्र जो है बिल्कुल ऐसा प्लेन है नीचे, उसमें भी तो क्रैक्स होंगे ना? तो जो क्रैक्स होते हैं उन्हें क्रिप्ट कहा जाता है, एबिस, ABYSS। नहीं सुना कभी? हाँ, एक्चुअली जेम्स कैमरून की पिक्चर ही थी एबिस, आपने देखी नहीं होगी। टाइटैनिक में तो वो एबिस में नहीं गिरता जाके, वो तो ऐसे ही गिरता है नीचे, बट हाँ। तो ये तो क्रिप्ट्स वगैरह है, ये सब क्या है? इनका काम वही है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह से करना। अब यहाँ पे देखो, ये जो अंदर वाला लेयर है, यहाँ ध्यान दो, ये मस्कुलरिस म्यूकोसा का लेयर, जिसमें बाहर लॉन्जिट्यूडल अंदर सर्कुलर थे, ये क्या करेंगे? ये तो बहुत बारीक मसल फाइबर हैं, इनके कॉन्ट्रेक्शन से कोई पेरिस्टालसिस तो होने वाली नहीं है, इंटेस्टाइन तो हिलेगी नहीं। तो क्या होता है, ये लेकिन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे ना, तो ये क्या करते हैं, जो अंदर म्यूकोजल एपिथेलियम है ना, इसको कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकते हैं। तो जब यहाँ ल्यूमन में, ये ल्यूमन है अंदर, ल्यूमन में जब डाइजेशन चल रहा है तो उस वक्त ये कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, क्योंकि डाइजेशन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाने की जरूरत थोड़ी है। लेकिन जब डाइजेशन पूरा हो जाता है तो फिर ये जो ये वाली लेयर है म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा, ये रिलैक्स होती है। रिलैक्स होती है तो ये जो आपको यहाँ पे विलाई दिख रहे हैं ना खूब सारे, ये एक्सपैंड हो जाता है, ये सरफेस सरफेस एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि अभी क्या करना है, डाइजेशन हो गया, अब एब्जॉर्प्शन करना है। तो ये मस्कुलरिस म्यूकोसा कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ म्यूकोजल एपिथेलियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि बाहर का मसल लेयर पेरिस्टालसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इनके कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करवाना है तो यहाँ भी तो देना पड़ेगा ना कोई नर्व सप्लाई, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाली। तो यहाँ इनके जस्ट पीछे सब म्यूकोजा और मस्कुलरिस म्यूकोजा के जंक्शन पे यहाँ एक और प्लेक्सस होता है, और इसे कहा जाता है मीसनर्स प्लेक्सस, एम प्लेक्सस। सब म्यूकोजल प्लेक्सस भी कहते हैं इसको, क्योंकि सब म्यूकोजा के जस्ट नीचे है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो प्लेक्सस हो गए, दोनों के काम हो गए, और ऐसी दिखती है हिस्टोलॉजी। क्या हुआ? क्या हुआ? मीसनर मतलब क्या होता है? बात तो सही, ये पूछ रहे हो? फिर भी कहो मालफिजी मतलब क्या होता है? मालफिजियन टिब्यूल, मालफिजियन बॉडी, ये सब साइंटिस्टों ने अपना अपना नाम रख दिया, उसने जो डिस्कवर किया। फंक्शन अभी तो बताया था, क्या बताया था मिसनर प्लेक्सस का फंक्शन? सब ये म्यूकोजल एपिथेलियम का कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज या डिक्रीज, ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके, उस टाइम पे बढ़ाएगा ना, ये फोल्ड विलाई एक्सपेंड हो जाएंगे। ऑटोनॉमी की है, वॉलेंटरली थोड़ी तुम अपने विलाई फैला लोगे और कम कर लो। तो हिस्टोलॉजी तो हो गई, अब हम डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। पर मैं चाह रहा था कि इसका एक फोटो भी दिखाता आपको, पर कैसे करें?
वो तो लाया नहीं मैं, पर हाँ निकाल लेंगे हम। ये हमारी क्लास है ना। क्लाउड आ गया क्या? हाँ, चलो छोड़ो क्लाउड। हाँ, अब जैसे यहाँ पे हम देखें, ये लेयर्स दिख रहे हैं आपको, और दो प्लेक्सस भी यहाँ पे हैं। इस डायग्राम में देखो, इसके ज्यादा क्लियर है। इसको फुल स्क्रीन कैसे करें? तो इसमें अगर हम देखें तो आपको सारे लेयर्स दिखाई देंगे। इसमें दिख रहे हैं, अब देखो मैं बता देता हूँ। ये सबसे बाहर जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये दिख रही है, ये एपिथेलियल लाइनिंग, ये वाली, ये तो आपका पेरिटोनियम हो गया। इसके बाद लिख सकते हैं क्या इसमें? या मैं पॉइंट, हाँ अच्छा। तो ये देखो, ये तो 1, ठीक है। इसके बाद ये दिख रहा है आपको, ये लॉन्जिट्यूडनल मसल, ये 2A है, और ये क्या है, 2B है। इन बीच में ये येलो लाइंस दिख रही हैं, ये क्या है येलो लाइंस? कौन सा? ऑर्बिक प्लेक्सस। और इसके बाद 2B के बाद देखो ये क्या आ गया, ये 3 आ गया। 3 यानी के सब म्यूकोजा। इसमें आपको कुछ ग्लैंड्स नजर आ रहे होंगे, यहाँ दिख रहे हैं, सब म्यूकोजल ग्लैंड्स हैं ये। हर जगह नहीं होते हैं, ड्यूडेनम में होते हैं, और म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और इन्हें कहा जाता है ब्रनर्स ग्लैंड। और देखो ये सब म्यूकस ग्लैंड का, ये देखो डक्ट देखो ब्रनर ग्लैंड का कितना गहरा है, दिख रहा है? ये ल्यूमन में खुलेगा ना आके डक्ट, तो ये ब्रनर ग्लैंड है जो यहाँ से यहाँ तक आके खुल रहे हैं। और सब म्यूकोजा के बाद फिर चौथा, ये देखो ये 4A, समझ में आया? लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर, क्योंकि फिर ये लेमिना प्रोप्रिया यानी 4B। और ये जो आपको पैचेस दिख रहे हैं इसमें, ये मॉल्ट के पैचेस हैं। पर मॉल्ट के अलावा 4B में आपको एक चीज और दिख रही होगी, जो 4C है, यानी कि म्यूकोजल एपिथेलियम, उसके इन्वेजिनेशन दिख रहे हैं आपको? ये पिट्स बना रहे हैं, पिट्स। तो ये पिट्स जो है, ये क्या है? ये फिर वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जो स्टमक में भी मिलेंगे और इंटेस्टाइन में भी मिलेंगे। और ये देखो फिर ये कुछ एक बाहर से बड़े बड़े डक्ट्स आ रहे हैं इसमें, जैसे ये कोई पेनक्रियाज वेनक्रियाज से आ रहा है, कोई कोई गाल ब्लैडर से आएगा, है ना? तो ये भी इसमें आगे खुल रहा है। तो इस डायग्राम में सारी चीजें क्लियरली दिखाई दे रही है, इसमें कोई डाउट आ रहा है ना समझ में? तो जो हम पढ़ रहे थे वही है ये।
मीसनर प्लेक्सस ना, बताया था कहाँ है। अच्छा मीसनर प्लेक्सस कहाँ है इसमें, ये देखो ये रहा, ये दिख रहा है तुम्हें, ये सब म्यूकोजा के जस्ट ऊपर ये एमपीओ। ठीक है, चलिए। हाँ वही तो है। अच्छा इसमें सब म्यूकोजा का ऊपर दिख रहा है, वो पूरी सब म्यूकोजा में है। ये 3 सैलिवरी ग्लैंड्स। चलो हो गया। अब हम ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें, जैसे ईसोफेगस है, तो इस ईसोफेगस के अंदर जो लेयर है ना, एपिथेलियम वाली लेयर, जो हमने यहाँ पे म्यूकोजा की एपिथेलियम सिंगल लेयर दिखाई थी ना, वहां पे वो स्ट्रेटिफाइड होती है। स्ट्रेटिफाइड क्यों होती है सबसे अंदर वाली लेयर? उसका रीजन ये है कि हाँ, तो ये जो लेयर है ना, ये ब्लू वाली सबसे अंदर वाली 4C, ये ईसोफेगस में स्ट्रेटिफाइड है, मल्टी लेयर। क्यों? क्योंकि ईसोफेगस में कुछ होना तो है नहीं, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, लेकिन वहां से फूड गुजरेगा तो फ्रिक्शन ही कॉज करेगा एक तरह से, तो उसलिए वो थोड़ी मोटी है और प्रोटेक्टिव है। इसके बाद क्या आता है, स्टमक। तो स्टमक और इंटेस्टाइन में फिर ये सिंगल लेयर्ड हो जाती है। तो एक तो ईसोफेगस में ये फर्क है मेन, और ईसोफेगस में किसी भी लेयर में कोई ग्लैंड्स व्लैंड्स नहीं है। पहले मैं और डिटेल में पढ़ाता था, पर इतना काफी है, अभी हम थोड़ा कट कर रहे हैं इसको। तो हिस्टोलॉजी इतनी काफी है एलिमेंट्री कैनाल की। तो ईसोफेगस में तो ये हो गया। ईसोफेगस के बाद क्या आता है, स्टमक। स्टमक में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि स्टमक में आपने वो चर्निंग मूवमेंट सुने होंगे, मैकेनिकल डाइजेशन के लिए जोर जोर से फूड को मिक्स करना है, पावर। तो उसके लिए क्या है कि ये जो दो आपको दिख रहे हैं, लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल लेयर, इधर सर्कुलर मसल के अंदर एक और लेयर होता है उसमें, ऑब्लिक मसल्स। ठीक है, तो ऑब्लिक मसल लेयर सिर्फ किसमें पाया जाता है? ये सिर्फ स्टमक में है। हाँ, तो स्टमक में ना 3 लेयर्स हैं, लॉन्जिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक। चाहिए तो कल मैं लाके दिखा दूंगा स्लाइड को कि ऑब्लिक कैसे दिखती है। पर हाँ, अभी नीट के लिए तो इतना कि एक एडिशनल लेयर है, लेकिन ये लेयर कहाँ है, सिर्फ स्टमक में। और स्टमक की जो म्यूकोजा है, वो थोड़ा थोड़ा सब म्यूकोजा में इसमें घुस रही है पीछे लेमिना प्रोप्रिया में, और क्या बना रही है, पिट्स। इन पिट्स को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। तो गैस्ट्रिक पिट का डायग्राम आपके मॉड्यूल में होगा। इस पिट में ना 3-4 तरीके के सेल होते हैं। देखो कितना जबरदस्त बड़ा सा डायग्राम है। अरे यार ये तो
अच्छा वही वाला ले लिया मैंने। पेज 7 देखो। तो मैं आपको स्टमक का डिस्क्रिप्शन समझा देता हूँ कैसे होता है। तो हम लोग ना अब हिस्टोलॉजी लगभग पूरी कर चुके हैं, बस डिफरेंस क्या है ईसोफेगस में, स्टमक में और इंटेस्टाइन में, वो बताने जा रहा हूँ। तो मैंने आपको ईसोफेगस तो बता दिया, ईसोफेगस में और कुछ है नहीं बताने का। स्टमक में एक तो डिफरेंस ये है, सुन लो अब, स्टमक में डिफरेंस ही सुन लो, फिर एक बार लिख ही लेते हैं इनको। सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या था बोलो? सिरोसा था ना। स्टमक में इसको क्या बोलते हैं? ओमेंटम। सुना है कभी ये वर्ड? कभी नहीं सुना सीरियसली? कितने लोगों ने सुना है? देखो, तो वही ओमेंटम है। अब दूसरी लेयर क्या है? मसल लेयर। मसल लेयर में क्या खास बात है? यहाँ एक्स्ट्रा लेयर है, ऑब्लिक मसल एक्स्ट्रा है यहाँ। ये एडिशनल है। इसके बाद तीसरा लेयर आएगा सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा में कोई स्टमक के खास बात नहीं है, ये है कि कोई ग्लैंड्स व्लैंड्स नहीं है यहाँ पे, वही एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। तो नथिंग न्यू, सेम जैसी मैंने आपको बताया था वैसे ही है। पर जो म्यूकोजा है, तो चौथा लेयर है ना म्यूकोजा वाला लेयर, इसमें 4A तो ठीक है, 4B जो 4C है ना यहाँ पे म्यूकोजा में, 4C वाला लेयर, 4C मतलब म्यूकोजल एपिथेलियम, इट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स, और ये काफी थिक होती है, एंड दिस फोल्ड्स आर कॉल्ड एज द रूगेई, गैस्ट्रिक रूगेई। तो 4C को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक रूगेई। ये इसलिए होते हैं, और ये बहुत सारी एल्कलाइन म्यूकस यहाँ पे गॉबलेट से सिक्रीट करते हैं। इस एपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स हैं, और ये बहुत सारी एल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करते हैं। क्या फायदा है इसका? स्टमक का पीएच कैसा है? एसिडिक है। तो वो जो एसिडिक पीएच है ना, वो कहीं स्टमक को ही डैमेज ना कर दे। तो इसके लिए स्टमक की वॉल को कैसे बचाएंगे हम? तो जो स्टमक की जो म्यूकोजा है, उसका, उसमें बहुत सारे गैस्ट्रिक रुके हैं, और जो एपिथेलियल है, एपिथेलियम में वहां पे बहुत सारे गैब्लेट सेल हैं, टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ HCl, या प्रोटेक्ट द वॉल फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ HCl। दूसरी बात, इसकी म्यूकोजा कहीं कहीं पे अंदर घुसी हुई है, किसमें? लेमिना प्रोप्रिया में। और क्या बना रही है? छोटे छोटे गड्ढे, यानी कि पिट। और जो पिट है ना, उस पिट में 4 तरह के सेल्स होते हैं। वो सेल पढ़ाऊंगा अब मैं, ऑक्जेंटिक सेल, पेराइटल सेल सुने होंगे आपने। तो अब उन पिट्स को हम देखेंगे। पहले आप इतना लिख लो, गैस्ट्रिक रूगेई और गैस्ट्रिक पिट में क्या डिफरेंस है अभी बताता हूँ। हो गया? अभी बनाऊंगा ना, दिखा दूंगा। देखो, 2-3 चीजें समझाता हूँ। एक तो एपिथेलियम के फोल्ड्स, जो ये एपिथेलियम है ना, इसके फोल्ड
अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। कहीं पे इस फोल्ड को आप र्यूगई कह रहे हो, कहीं पे इसी फोल्ड को आप विलाई कह रहे हो, विलाई, कहीं पे इसी फोल्ड को आप पिट कह रहे हो, और कहीं पे इसी फोल्ड को आप क्रिप्ट कह रहे हो। तो चार चीजें, चारों की डिजाइन यही एपिथेलियम बनाएगी, ये 4C वाली, र्यूगई, विलाई, क्रिप्ट और पिट, चारों एक साथ बना के बता देता हूं। अब सपोज ये हमारी लेमिना प्रोप्रिया वाली लेयर है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, लेमिना प्रोप्रिया वाली लेयर के ऊपर क्या एपिथेलियम है। तो देखो एपिथेलियम को मैं, यहां देखना, इस एपिथेलियम के ये फोल्ड दिख रहे हैं आपको, ये फोल्ड पता है क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं विलाई। लेकिन जब यही फोल्ड थोड़े ज्यादा थिक हो जाते हैं और ऐसे ऐसे हो जाते हैं, देखने में, और यहां देखना, ये पिट्स हैं और ये क्रिप्स। ऊपर जा रहे हैं पहाड़ और घाटियां, समझ में आ रही बात। दो तरह के पहाड़ हैं, लंबे लंबे, और एक यो मोटे लेकिन इस तरह। तो ये कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको इंटेस्टाइन में। ये कहाँ मिलेंगे, ये कहाँ मिलेंगे, एंड इंटेस्टाइन में भी मिल जाएंगे। लेकिन ये वाले कहाँ मिलेंगे, अभी समझ में आ रहा है चारों में फर्क। तो हमने देखा विलाई क्या है, र्यूगेई क्या है, पिट्स क्या है, और क्रिप्स क्या है। क्रिप्स बहुत गहरे जा रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हो। अब यहाँ देखो, ये पिट है ना, इनको देखना जरा। हाँ, क्या बोल रहे हो, बोलो। हार्ड पैलेट के वो पैलेटाइन र्यूगेई है, वो तो जैसे स्पीड ब्रेकर के तरफ भारी और वो है, वो तो चबाने के टाइम काम आते हैं, वो भी र्यूगेई कहलाएंगे। और ये अलग टाइप के र्यूगेई है। ऐसे तो हमारी एल्बो के पीछे ये स्किन है ना, ये भी फोल्डेड है, ये भी र्यूगेई है स्किन के। स्क्रोटल सैक जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो भी र्यूगेई कहलाता है। र्यूगेई और पिट साइमल्टेनियसली ही प्रेजेंट होते हैं मेरे भाई। ये र्यूगेई और इधर, लेकिन हर हर र्यूगेई के बीच में पिट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं कहीं पे होते हैं। और ये पिट है ना, इसको ध्यान से देखो, ये पढ़ाने वाला था मैं। ये पिट दिख रहा है तुम्हें, इस पिट के अंदर चार तरह के सेल हैं, कुछ इसकी एज पे है, कुछ लेटरल बॉर्डर पे, और कुछ डीप अंदर है। तो इस पिट को जूम करें, टाइम हो गया क्या। तो अपन अगली क्लास में ना, ये जो गैस्ट्रिक पिट दिख रहा है तुम्हें यहाँ, ये इसको जूम करके देखेंगे कि इसकी दीवारों में जो सेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं।
क्या हुआ?